ठीक है, लास्ट क्लास में जैसे कि अपन ने बात कर ली थी कि जो शॉक है उसके अलग अलग कारण होते हैं होने के, मतलब ईटियोलॉजी उसकी अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक शॉक होता है जैसे कि हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है, इजंट इट, हाइपोवॉलेमिक शॉक, है ना। एंड वन इज अनदर दैट इज नोन एज सेप्टिक शॉक, दैट इज नोन टू बी कंसिडर्ड एज सेप्टिक शॉक। ये भी अपने आप में कारण है होने का, ठीक है। और भी अदर कारण होते हैं जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक होता है एक, है ना, कार्डियोजेनिक शॉक, cardiogenic shock, okay, cardiogenic shock. And there are so many other type of shock like distributive shock, toxemic shock, अपन we can say that neurogenic shock, traumatic shock, other types, ठीक है। these are considered into other types. so और भी different तरीके के shock हैं, जैसे कि एक होता है traumatic, एक होता है हाइपोएड्रिनल और न्यूरोजेनिक शॉक। तो बहुत सारे तरीके के शॉक होते हैं, तो इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है तो वो अपन समझेंगे। दैट इज़ यहाँ पर अपन ले रहे हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कैसे शॉक बॉडी में अकर होता है। ओके, तो देखिए कोई भी कारण हो, जैसे कि मैं ले लूँ हाइपोवॉलेमिक शॉक का या फिर मैं ले लूँ सेप्टिक शॉक का, ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये पर्टिकुलरली करती क्या है बॉडी में, तो ये डिक्रीज करती है इफेक्टिव, डिक्रीज करेगी ये इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम को, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम को ये डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इजंट इट, या जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा क्या बॉडी में, तो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, जिसकी वजह से बॉडी में होगा क्या, दैट इज यस, जिसकी वजह से बॉडी में होगा क्या कि जो हर्ट का रिटर्न है, ठीक है, हर्ट रिटर्न है, मतलब अपन कह सकते हैं कि जो डिक्रीज जब क्या हो रहा है इफेक्टिव क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसकी वजह से डिक्रीज होगा रिटर्न टू द हर्ट, डिक्रीज रिटर्न टू द हर्ट, कि जो अपना हर्ट है उसमें प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, दैट इज़ व्हाट दी रिटर्न नहीं जा पाएगा। और इसकी वजह से ही, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इस रिटर्न की वजह से होगा क्या, इसको समझेंगे, दैट इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यस, इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम जब कम हो रहा है तो हर्ट की तरफ रिटर्न नहीं जा पाएगा, इससे क्या होगा, इससे कम होगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इससे जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, है ना, तो पर्टिकुलर बॉडी को क्या नहीं मिल पाएगा, दैट इज़ जो डिमांड है बॉडी की वो नहीं मिल पाएगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा बॉडी में ब्लड जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन अभी तक क्या समझे हैं, अपन अभी तक ये समझे हैं दैट इज़ कि हाइपोवॉलेमिक शॉक हो या फिर सेप्टिक शॉक हो या फिर कोई भी शॉक हो, इनकी वजह से बॉडी का वॉल्यूम कम होता है, तो इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम नहीं होगा, जिसकी वजह से हर्ट को रिटर्न नहीं प्रॉपर मिल पाएगा, और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा, और जब ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो दैट इज़ व्हाट डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप में डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से, या इसकी सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से बॉडी में कंडीशन डेवलप होगी जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया, और एनॉक्सिया की कंडीशन डेवलप होने की वजह से, एनॉक्सिया की कंडीशन डेवलप होने की वजह से पर्सन में सेलुलर इंजरी होगी, और जब सेलुलर इंजरी होगी तो पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो बॉडी में क्या होने लग जाएंगे, प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जब बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो ये जो कंडीशन है ना, ये पर्टिकुलर पर्सन में डेफिनेटली लीड कर देगी किसको, शॉक को,
ठीक है। ये जो कंडीशन है ये बॉडी में लीड कर देगी किसको, शॉक को लीड कर देगी। अब जब भी किसी व्यक्ति को शॉक होता है तो यहाँ से नई शुरुआत होती है, ठीक है, इस बीमारी की, क्योंकि ये अपने आप में हाइपो परफ्यूजन वगैरह वगैरह सब कुछ करेगी और बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर पूरे रहेंगे। तो शॉक होने का कारण क्या है वो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। शॉक होने का कारण क्या है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर समझेंगे, अगर किसी व्यक्ति को क्या होता है, शॉक होता है, तो शॉक की कंडीशन पर्सन में हाइपो परफ्यूजन करती है। शॉक की कंडीशन पर्सन में हाइपो परफ्यूजन करती है। हाइपो परफ्यूजन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, हाइपो परफ्यूजन कर देगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक सेल इंजरी होगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक सेल इंजरी बॉडी में होगी। और ये जो हाइपोक्सिक सेल इंजरी है ना, ये एक्टिवेट कर देती है, ठीक है, अपनी बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी आपने सुना ही होगा कि अपनी बॉडी की एक ऐसी इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, जो प्राकृतिक रूप से अपनी बॉडी के अंदर आती है ना। तो हाइपो परफ्यूजन हाइपोक्सिक सेल इंजरी कर रही है और ये अपनी बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर रही है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर ना मैक्रोफेज का स्टिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में स्टिमुलेशन होगा किसका, मैक्रोफेज का। और जब मैक्रोफेज स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, तो ये फर्दर अपनी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को क्या करते हैं, रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये अपनी बॉडी में फर्दर क्या करेंगे, दैट इज वी कैन से दैट अपनी बॉडी में फर्दर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंक्रीज करेंगे TNF अल्फा को, ठीक है। ये किसको इंक्रीज करेंगे, TNF अल्फा को इंक्रीज करेंगे। और ये जो TNF अल्फा होता है बेसिकली ये अपनी बॉडी में सिंथेसिस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। ये अपनी बॉडी में किसका सिंथेसिस करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस करेगा। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये अपनी बॉडी में जनरेशन करेंगे किसका, फ्री रेडिकल्स का, है ना। ये अपनी बॉडी में जनरेशन करेंगे किसका, फ्री रेडिकल्स का। और आपको पता ही होगा कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बेसिकली किसी की बॉडी में कैसे भी अच्छे नहीं होते हैं। तो एक तो ये हो गया इंक्रीज TNF अल्फा। दूसरा जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, जो दूसरा होगा वो ये है कि अगर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स अक्कर होते हैं तो ये इंटरल्यूकिन्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और इंटरल्यूकिन्स भी अपनी बॉडी के लिए सही नहीं है ना। इंटरल्यूकिन्स अगर अपनी बॉडी में बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में वैसो डायलेशन कर देंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में वैसो डायलेशन कर देंगे। और जब बॉडी में वैसो डायलेशन होगा, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट तब तक बॉडी का टेम्परेचर तब तक बॉडी के अंदर जो प्रेशर है बॉडी का, ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, दैट इज़ कम हो जाएगा वैसो डायलेशन होने की वजह से। और जो तीसरा कारण है, ठीक है, तीसरा जो रहेगा दैट इज़ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में जो तीसरा रहेगा, नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा दैट इज़ साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होना, ठीक है। तो तीसरा जो रहेगा वो रहेगा कि साइटोकाइंस जो हैं वो भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के रूप में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। और ये इस साइटोकाइंस जो हैं ये भी बॉडी में फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ये साइटोकाइंस आपको ध्यान रखना है कि अपने एंडोथीलियम जो सेल्स होते हैं उसके अंदर भी ऑल्टरिंग कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर भी मतलब वैस्कुलर इंजरी करने लग जाएंगे, है ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड का अपन ने पढ़ ही लिया। तो इस तरीके से बॉडी में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का जनरेशन होता है और साथ ही साथ में, ठीक है, शॉक की कंडीशन को आगे की तरफ ये प्रभावित करता है। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक, जो अपन ने बहुत आराम से इजीली समझी है। और इसको बेसिकली हिंदी में अपन ने समझ लिया कि कैसे कैसे फ्लो चार्ट रहता है, कैसे कैसे ये डायग्नोसिस जो है मतलब कैसे कैसे पर्सन के अंदर शॉक की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लास को लाइक करिएगा। और आपको क्लास कैसा लगा है, शॉक के जितने भी पार्ट्स अपन ने डिस्कस करें उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।